आज का हमारा टॉपिक है आलपोर्ट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। आलपोर्ट की जो थ्योरी है बच्चों, उसको हम ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी कहते हैं। इनका पूरा नाम गॉर्डन आलपोर्ट था। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 1897 से 1967 के बीच रहा है। और इनकी जो थ्योरी है एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हम ह्यूमनिस्टिक और पर्सनलिस्टिक दोनों ही तरह के व्यू पॉइंट्स को देख सकते हैं। और इन दोनों ही तरह के व्यू पॉइंट्स को अपनाकर आलपोर्ट ने ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब किया है। आलपोर्ट की जो पर्सनैलिटी थ्योरी है वो कुछ इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस पे बेस्ड है। इस थ्योरी में ह्यूमन बिहेवियर को रेशनैलिटी, प्रोएक्टिविटी, हेट्रोस्टेसिस की फॉर्म में बताया गया है। इस तरीके से इसमें ह्यूमन बिहेवियर को होलिज्म, नोएबिलिटी, फ्रीडम, सब्जेक्टिविटी के साथ थोड़ा बहुत मिक्सअप करते हुए दिखाया गया है। साथ ही साथ इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म और चेंजेबिलिटी और अनचेंजेबिलिटी पर भी फोकस डाला गया है और ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब किया गया है। इनकी थ्योरी को हम अच्छे से समझने के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, दूसरा है डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, तीसरा ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी एंड लास्ट रिसर्च एंड असेसमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी जो है इसको अच्छे से समझने के लिए इसको भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, जिसमें हम पर्सनैलिटी की डेफिनेशन, फिर डेफिनेशन में जो मॉडिफिकेशन किए गए हैं उसको, और फिर पूरी डेफिनेशन को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। फिर दूसरे में हम पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करेंगे कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होते हैं, कॉमन ट्रेट क्या है, इंडिविजुअल ट्रेट क्या है, फिर इंडिविजुअल ट्रेट को कौन सी 3 प्रीडिस्पोजिशंस या ट्रेट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट्स को पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम प्रोपियम, यानी कि जिसको सेल्फ या ईगो के इक्वल माना गया है, प्रोपियम को पढ़ेंगे और इसके स्टेजेस को जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि डेफिनेशन, चेंजेस और डिवीजन की। तो मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी की बात करें तो आलपोर्ट ने 1937 में पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर की व्याख्या करने के लिए जो भी डेफिनेशंस दी गई थी, यानी कि 1937 तक पर्सनैलिटी की अप्रॉक्सीमेटली 49 से 53 डेफिनेशंस आ चुकी थी। इन्होंने इन सभी डेफिनेशंस को अच्छे से स्टडी किया और अपनी खुद की एक डेफिनेशन दी, जिनकी डेफिनेशन थी पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल of those psychophysical system that determine his unique adjustment to his environment। ठीक है, यानी कि जो पर्सनैलिटी है, पर्सन के अंदर उन साइकोफिजिकल ट्रेट्स का वो सिस्टम है जो कि डायनेमिक होता है, यानी कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो इन्वायरमेंट के साथ उसके यूनिक एडजस्टमेंट को डिफाइन करता है। ठीक है, फिर बाद में इन्होंने इस डेफिनेशन में कुछ मॉडिफिकेशन किया और लास्ट के जो वर्ड थे यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट, इसको बदल कर दिया कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर एंड थॉट्स। ठीक है, ये जो मॉडिफिकेशन था ये 1961 में इन्होंने किया था। बेसिकली इन्होंने इस चेंज को इसलिए किया क्योंकि जो व्यक्ति है उसका जो व्यवहार है, यानी कि बिहेवियर है, वो एडेप्टिव होने के साथ साथ एक्सप्रेसिव भी होता है। ठीक है, तो वो खाली एडजस्टमेंट नहीं करता बल्कि इंटरेक्शन भी करता है, इसलिए उन्होंने यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट को चेंज करके कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर एंड थॉट्स कर दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी जो डेफिनेशन हुई उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। जैसे इन्होंने बात की कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है इसका मतलब क्या हुआ कि साइकोफिजिकल जो सिस्टम है उसमें जो भी ट्रेड्स और हैबिट्स पाई जाती हैं वो अपने जो आपस में जो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं उन्हें हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। यानी कि ह्यूमन के अंदर जो भी ट्रेड्स और हैबिट्स पाई जाती हैं वो आपस में इस तरीके से मिली जुली होती हैं, इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होती हैं कि हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते ये हैबिट है या ये ट्रेट है।
लेकिन हाँ, उसमें चेंज ज़रूर पॉसिबल है, इसलिए उसे डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है। फिर कहा गया साइकोफिजिकल सिस्टम, यानी कि पर्सनैलिटी एक ऐसा सिस्टम है जो कि साइकोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेट से मिलके बना हुआ है। हमारे अंदर कुछ साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, यानी कि इमोशन है, हमारा कैरेक्टर है, मोटिव्स हैं, और कुछ फिजिकल ट्रेट्स यानी कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, न्यूरल प्रोसेसेस पाए जाते हैं। तो हमारा जो पर्सनैलिटी है वो साइकोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेट से मिलके बना है। फिर बात की गई डिटरमाइन की, यानी डिटरमाइन का मतलब है कि व्यक्तित्व, यानी कि पर्सनैलिटी कुछ है और कुछ करती है, यानी कि पर्सनैलिटी इज समथिंग एंड डज समथिंग। ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट, यानी कि जो पर्सनैलिटी है वो क्या करती है, एक इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो अपने सर्वाइवल के लिए अपने इन्वायरमेंट के साथ एक यूनिक एडजस्टमेंट को इस्टेब्लिश कर लेता है। लेकिन फिर इन 4 वर्ड्स को हमने बताया ना कि मॉडिफाई किया गया था और कर दिया गया था कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर एंड थॉट, यानी कि हर चीज़ जिसे व्यक्ति करता है, सोचता है, उसमें एक यूनिकनेस पाई जाती है जो दूसरे से डिफर होती है, सिमिलर नहीं होती। ठीक है। ये हमारा हो गया पहला पार्ट स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट है हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स। जिस तरीके से फ्रायड ने पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर की जो यूनिट है वो इंस्टिंक्ट बताई थी, वैसे ही आलपोर्ट ने बताया कि जो पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर की जो यूनिट है वो ट्रेट है। इन्होंने ट्रेट को इम्पोर्टेंस दी। इन्होंने बताया कि जो ट्रेट्स होती हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं, यानी कि ये रियल होती हैं। ठीक है। और ये इंसान के अंदर पाई जाती हैं। ट्रेट से ही ह्यूमन बिहेवियर डायरेक्टेड होता है, ये एम्पिरिकल होती हैं। दूसरा, इनमें ओवरलैपिंग पाई जाती है। तीसरा, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करते हैं। ठीक है। ये रियल होती हैं, इसके थ्रू पर्सन का जो बिहेवियर है वो डायरेक्टेड होता है। ये एम्पिरिकल होती हैं, मतलब कि इन्हें देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ हम इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनमें ओवरलैपिंग पाई जाती हैं और ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करते हैं। हो सकता है अभी हम बहुत गुस्सा कर रहे हो, पर दूसरी सिचुएशन में गुस्सा ना भी करें। आलपोर्ट ने ट्रेड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, कॉमन ट्रेड और इंडिविजुअल ट्रेड। कॉमन ट्रेड्स वो ट्रेड्स होती हैं जो एक कल्चर के कई लोगों में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें कॉमन ट्रेड्स कहा गया है। इनमें एक तरह का एब्स्ट्रैक्शन देखने को मिलता है जिससे सोशल वैल्यूज, सोशल मोड्स की एक झलक दिखाई देती है। और ये जो हमारे कॉमन ट्रेड्स हैं वो सोशल प्रेशर से उत्पन्न होती हैं, जैसे कि एंजाइटी, कन्फॉर्मिटी, सोशल और पॉलिटिकल एटीट्यूड। इन्हें हम डायमेंशनल ट्रेट या नोमोथेटिक ट्रेट भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं इंडिविजुअल ट्रेट की। तो इंडिविजुअल ट्रेट को हम पर्सनल डिस्पोजिशन या मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट भी कहते हैं, यानी कि ऐसी ट्रेट्स जिस पर हम कल्चर के या सोसाइटी के सभी व्यक्तियों की तुलना नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि ये किसी एक इंसान में यूनिक होती हैं। हो सकता है किसी इंसान को स्केटिंग करना बहुत पसंद है, पर हो सकता है सोसाइटी के सभी लोगों को वो पसंद ना हो। तो यूनिकनेस का इसमें क्वालिटी होती है। आलपोर्ट ने बाद में कॉमन ट्रेट को ट्रेट बोला, और जो हमारा इंडिविजुअल ट्रेट थी इनको पर्सनल डिस्पोजिशन कहा। अब ये जो हमारी इंडिविजुअल ट्रेट थी या जिसको पर्सनल डिस्पोजिशन बोला गया, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट या सेकेंडरी ट्रेट या प्रीडिस्पोजिशन। कार्डिनल ट्रेट ये बहुत ही परवेसिव होती हैं और इनसे इंसान का पूरा बिहेवियर इफेक्टेड होते हुए देखा जाता है, जैसे कि महात्मा गांधी जी में अहिंसा का होना और हिटलर या नेपोलियन में एग्रेसिवनेस का दिखना। जब हम बात करें सेंट्रल ट्रेट की, तो सेंट्रल ट्रेट ऐसी ट्रेट्स होती हैं जो परवेसिव तो नहीं होती, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, जिन पर व्यक्ति अपनी लाइफ में अधिक प्रकाश डालता है। ऐसी ट्रेट्स हमारे अंदर 5 से 10 में होती हैं, और जैसे हम इनको कह सकते हैं कि आउटगोइंग होना, हमारा सोशेबल होना, सेंटिमेंटल होना, अटेंटिव होना, अग्रेसिव होना, ये सभी जो ट्रेट्स हैं ये सेंट्रल प्रीडिस्पोजिशन या ट्रेट कहलाएंगी। सेकेंडरी प्रीडिस्पोजिशन की हम बात करें तो ये ट्रेट्स वैसी ट्रेट्स होती हैं जो लेस कॉन्स्पिशियस होती हैं, लेस ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, लेस कंसिस्टेंट होती हैं, जैसे कि
स्पेसिफिक हेयर स्टाइल रखना, स्पेसिफिक खाना खाना, कोई स्पेसिफिक एटीट्यूड होना, ये सब हमारी सेकेंडरी प्रीडिस्पोजिशंस होती हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोप्रियम। प्रोप्रियम, आलपोर्ट का कहना था कि पर्सनैलिटी की अनरिलेटेड ट्रेट्स का एक बंडल नहीं होता, बल्कि जो ट्रेट्स होती हैं वो कंसिस्टेंसी, यूनिटी और इंटीग्रेशन को दिखाता है। यानी कि जो हमारी ट्रेट्स हैं, वैल्यूज़ हैं और जो मोटिव्स हैं, इनका जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है वो प्रोप्रियम कहलाता है। ठीक है, प्रोप्रियम क्या है? हमारी ट्रेट्स, वैल्यूज़ और मोटिव्स का एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। प्रोप्रियम लैटिन वर्ड प्रोप्रियस से बना है, जिसका मतलब होता है ओन, यानी कि अपना। आलपोर्ट ने प्रोप्रियम के लिए सेल्फ और ईगो वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि वो मानते थे कि जिस तरीके से सेल्फ और ईगो होता है, उसी के इक्विवेलेंट होता है हमारा प्रोप्रियम। इन्होंने बताया कि जो हमारा प्रोप्रियम है, उसमें 7 स्टेजेस पाई जाती हैं, जो कि शैशवावस्था से लेके किशोरावस्था तक की होती हैं, और प्रोप्रियम इसी से होकर विकसित होता है। किशोरावस्था में आकर प्रोप्रियम का पूर्ण विकास हो जाता है। पहले की जो 3 अवस्थाएं हैं, यानी कि बॉडीली सेल्फ, सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ स्टीम, पहले की 3 वर्ष तक की अवस्था होती हैं। जैसे कि बॉडीली सेल्फ की हम बात करें, तो बॉडीली सेल्फ में क्या होता है कि बच्चा अपने एग्जिस्टेंस को जानने लगता है, फैमिलियर होने लगता है, और एनवायरनमेंट की जो अन्य वस्तुएं हैं उनसे अपने से अलग समझने लगता है। सेल्फ आइडेंटिटी, इस अवस्था में बच्चे अनुभव करने लगते हैं कि उनके भीतर कई तरह के चेंजेस हो रहे हैं, उनका एक अलग एग्जिस्टेंस है। सेल्फ स्टीम, इस स्टेज में बच्चे अपने अचीवमेंट्स पे गर्व करने लगते हैं। तो ये पहले 3 साल की अवस्थाएं हैं। फिर बाद की 2 अवस्था 4 से 6 साल की हैं, यानी कि सेल्फ एक्सटेंशन और सेल्फ इमेज। सेल्फ एक्सटेंशन, इस अवस्था में बच्चे उन वस्तुओं और लोगों को पहचानने लगते हैं जो उनके मतलब के होते हैं। सेल्फ इमेज, यहाँ बच्चे अपने और अपने व्यवहार के बारे में एक रियल इमेज या एक आइडियल इमेज डेवलप कर लेते हैं, और अपने माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। उन्हें गुड सुनना, बहुत की गुड बॉय, ये सब सुनना बहुत पसंद होता है। ये 4 से 6 साल की अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट स्टेज है सेल्फ एज अ रेशनल कॉपर, जो 6 से 12 साल की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे डेली रूटीन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रेशनैलिटी, तर्क वितर्क का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट है प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग, जो कि किशोरावस्था में डेवलप होती है। यानी कि इसमें, इस स्टेज में जो बच्चा होता है लॉन्ग रेंज प्लान बनाता है और गोल, अपने कोई कई तरह के स्पेसिफिक गोल का निर्माण करने लगता है, जैसे आप लोग करते हैं कि मुझे ये बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है। ठीक है ये। फिर नेक्स्ट हमारा पार्ट है डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी में आलपोर्ट ने 2 चीज़ें बताई हैं, फंक्शनल ऑटोनॉमी और कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मोटिवेशन। फंक्शनल ऑटोनॉमी यानी कि द आइडिया दैट ड्राइव्स कैन बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल मोटिव्स फॉर अ गिवन बिहेवियर इज नोन एज फंक्शनल ऑटोनॉमी। फंक्शनल ऑटोनॉमी एक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट है बेसिकली, और ये कॉन्सेप्ट बताता है कि एक नॉर्मल और मैच्योर इंडिविजुअल के कुछ मोटिव्स जो कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से फंक्शनली रिलेटेड नहीं होते हैं, जिससे उनकी उत्पत्ति हुई होती हैं। यानी कि जिन पास्ट एक्सपीरियंसेस से वो डेवलप हुए हैं, बाद में वो उससे फंक्शनली रिलेटेड नहीं रहते। ऐसे मोटिव्स ओरिजिनल सर्कमस्टेंसेस से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस हो जाते हैं। यानी कि जिन मीन्स से पहले व्यक्ति किसी गोल को प्राप्त करता है, बाद में वो उसका गोल हो जाता है। जैसे कि किसी वृक्ष को अगर हमें लगाना है, तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? बीज का। ठीक है, और किसी वृक्ष का जो विकास है या ग्रोथ है, उस बीज के कारण होती है। लेकिन जब वो वृक्ष बन जाता है, मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो अपनी ग्रोथ के लिए उस बीज पर डिपेंडेंट नहीं रह जाता। ठीक है, फिर बाद में आलपोर्ट ने फंक्शनल ऑटोनॉमी के 2 लेवल्स बताए, परसिवरेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी और प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी। परसिवरेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी जो है वो बहुत ही बेसिक या कह सकते हैं ऑर्डिनरी या सिंपल कॉन्सेप्ट है,
जो कि कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर जिनको हम रिपीटेडली करते रहते हैं डेली रूटीन में, ठीक है, उनको दिखाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी। प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी को ऑलपोर्ट ने ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया है और कहा है कि एक नॉर्मल और अडल्ट या मैच्योर जो इंडिविजुअल होता है उसके मोटिवेशन को समझने के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि इसका जो रिलेशन होता है वो व्यक्तित्व के कोर से होता है। फंक्शनल ऑटोनॉमी से तात्पर्य है मतलब कि ये जो प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी है उससे तात्पर्य है व्यक्ति के जो भी एक्वायर्ड इंटरेस्ट हैं, वैल्यूज हैं, एटीट्यूड्स हैं, इंटेंशंस हैं, उन सब चीज़ों से। आलपोर्ट ने इस तरह की फंक्शनल ऑटोनॉमी को कंट्रोल करने के 3 प्रिंसिपल बताए हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द एनर्जी, यानी कि जब भी हम हमारे अंदर जो एनर्जी होती है एक्स्ट्रा होती है तो हम उस एक्स्ट्रा एनर्जी को किसी और काम में लगाते हैं। जैसे कि अगर आज आप स्कूल नहीं आते हो तो स्कूल में आके जो भी आप काम करते थे, वहाँ जो भी एनर्जी इन्वेस्ट करते थे, स्कूल ना आने की वजह से वो तो बची रह गई, और उस एनर्जी को अगर आप किसी क्रिएटिव वर्क में लगाते हैं तो इसका मतलब हो गया आपने ऑर्गेनाइज कर दी उस एनर्जी को। फिर हो गया प्रिंसिपल ऑफ मास्टरी एंड कॉम्पिटेंसी। यह नियम बताता है कि जो इंसान इंडिविजुअल होता है वो अपने मोटिव्स को संतुष्ट करने के लिए एक हायर लेवल को प्राप्त करना चाहता है, और वो तब तक उसमें लगा रहता है जब तक वो उस हायर लेवल को प्राप्त नहीं कर लेता। प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्रिएट पैटर्निंग, यह नियम बताता है कि जितने भी प्रोप्रिएट मोटिव्स होते हैं वे सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि वो सेल्फ की स्ट्रक्चर पर बेस्ड होते हैं, ठीक है, और व्यक्ति अपना परसेप्चुअल और कॉग्निटिव प्रोसेस इसी सेल्फ की ओर ऑर्गेनाइज करता है। फिर बताया गया है ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी की बात, नहीं इस फिर इसमें बात की गई है हमारी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मोटिव्स की। कार्लपोर्ट ने अपनी पर्सनैलिटी थ्योरी में बताया कि कॉन्शियस मोटिवेशन जो है जिससे हम पूरी तरीके से फैमिलियर होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अनकॉन्शियस मोटिवेशन से हम पूरी तरह से फैमिलियर नहीं है, हम इससे आधा फैमिलियर होते हैं और आधा अनफैमिलियर होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स नहीं डाला गया है। फिर बात की गई है ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी की। आलपोर्ट ने बताया कि इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी को लेकर पैदा होता है, बल्कि जन्म के बाद उसे एक नहीं, आलपोर्ट ने बताया कि जो पर्सनैलिटी होती है वो हमें जन्म के बाद डेवलप होते हुए दिखती हैं, ये हम जन्म से लेके पैदा नहीं होते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है पर्सनैलिटी का उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि सेल्फ का एक्सटेंशन, फिर है अपने सेल्फ को दूसरे के साथ एक वार्म रिलेशनशिप के साथ इस्टेब्लिश करना, तीसरा इमोशनल सिक्योरिटी देना, चौथा रियलिस्टिक परसेप्शन करना, और डेवलपमेंट करना अपनी स्किल्स का, और कमिटमेंट करना कुछ अपने कार्यों के प्रति। फिर है सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन, यानी कि सेल्फ में सोच या इंसाइट डेवलप करना। फिर है यूनिफाइंग फिलॉसफी ऑफ लाइफ, यानी कि जिससे हमारे फ्यूचर गोल की ओर व्यक्ति की जिंदगी डायरेक्टेड होती है, इससे पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की पहचान की जा सकती है। फिर इन्होंने बताया कि रिसर्च और असेसमेंट की बात की कि उन्होंने पर्सनैलिटी का मेजरमेंट करने के लिए कंटेंट एनालिसिस, डेप्थ एनालिसिस, पर्सनल डॉक्यूमेंट, फिजियोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्नोसिस को बताया, और बाद में आलपोर्ट ने 1960 में वर्नन और लिंडजे के साथ मिलके आलपोर्ट वर्नन लिंडजे स्टडी ऑफ वैल्यूज स्केल बनाई, जिससे कि स्पेंगर के 6 वैल्यूज को मेजर किया जा सकता था। ये 6 वैल्यूज हैं: थ्योरेटिकल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, सोशल वैल्यू, पॉलिटिकल वैल्यू और रिलीजियस वैल्यू। इवैल्यूएशन ऑफ आलपोर्ट थ्योरी की बात करें तो आलपोर्ट ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में एकेडमिक सेटिंग को इम्पोर्टेंस दी है, ना कि साइकोएनालिटिक सेटिंग को। आलपोर्ट के सिद्धांत में एक स्पेसिफिक क्वालिटी ये थी कि इन्होंने प्रेजेंट को और फ्यूचर को इम्पोर्टेंस दी है, ना कि पास्ट को। इन्होंने आइडियोग्राफिक अप्रोच अपनाया है, और इन्होंने पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर की जो व्याख्या है वो ट्रेड्स के बेस पे की है। क्रिटिक्स की बात करें तो इन्होंने जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि आलपोर्ट ने अपनी पर्सनैलिटी थ्योरी में फिलोसफिकल स्पेकुलेशन, दर्शन शास्त्रीय अनुमान का ज़्यादा से ज़्यादा सहारा लिया है,
ना कि साइंटिफिक रिसर्चेस का। साइकोएनालिस्ट का कहना है कि फंक्शनल ऑटोनॉमी के कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत ही रियल उनको नज़र नहीं आते हैं। कुछ क्रिटिक्स ने बताया कि साइकोलॉजिकल हेल्दी पर्सन की जो फंक्शनल जो मोटिव्स होते हैं, इन्होंने सिर्फ उसी के बारे में बताया है, और जो बच्चे हैं या साइकोटिक लोग हैं या न्यूरोटिक हैं, उनके मोटिव्स को इग्नोर किया है। फंक्शनल इकोनॉमी के बारे में एक आलोचना ये भी की गई या क्रिटिसाइज ये भी किया गया कि ये ओरिजिनल मोटिव, कि किस तरह से ओरिजिनल मोटिव और ऑटोनॉमस मोटिव में बदल जाते हैं, इसके बारे में डिटेल में आलपोर्ट ने नहीं बताया है। आलपोर्ट ने अपनी पर्सनैलिटी रिसर्च में आइडियोग्राफिक अप्रोच अपनाया है, जिसके बारे में भी क्रिटिसाइज किया गया है। आलपोर्ट ने जिस तरीके से हेल्दी एडल्ट का स्टडी किया लेकिन न्यूरोटिक को छोड़ दिया, इसको भी क्रिटिसाइज किया गया है। इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को जो भी स्टडी किया, उसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंटल व्यू पॉइंट को या एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस का सहारा नहीं लिया, जिस वजह से इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है। तो ये जो इवैल्यूएशन है, इसमें कभी कुछ पॉजिटिव कभी कुछ नेगेटिव है, तो आपको ये दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए। होपफुली आपको समझ में आया होगा बच्चों। और जहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न होगी आप मुझसे पूछ लेंगे। बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में आपको 3 चीज़ें याद रखनी हैं कि डेफ़िनेशन क्या थी, मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी में डेफ़िनेशन क्या है, क्या चेंज किया गया, और फिर उसके पार्ट्स क्या थे, ठीक है? फिर आपको इसमें पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करनी है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है, कॉमन ट्रेट क्या है, इंडिविजुअल ट्रेट क्या है, फिर इंडिविजुअल ट्रेट को कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी डिस्पोज़िशंस में बाँटा गया है। फिर आपको बताना है प्रोप्रियम क्या है और प्रोप्रियम की स्टेजेस बतानी है। डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी में आपको फंक्शनल ऑटोनॉमी बतानी है, ठीक है? जिसमें पर्सिवरेटिव और प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी की बात करनी है, और कॉन्शियस अनकॉन्शियस मोटिवेशन बताना है। ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी में आपको 6 क्राइटेरिया बता देने हैं। रिसर्च और असेसमेंट में आपको जो भी कंटेंट एनालिसिस, डेप्थ एनालिसिस, इन सब का जो भी सहारा लिया गया, उसको बताना है। फिर आलपोर्ट ने वर्नन और लिंडजे के साथ, आलपोर्ट, वर्नन, लिंडजे जो भी वैल्यूज स्किल डेवलप की, वो आपको बताना है कि इसके सहारे स्प्रेंगर की जिन वैल्यूज को मेजर किया जा सकता है वो बता देना है। इसके बाद आपको इवैल्यूएशन बता देना है। तो इतना है कि अगर आपको ये 4 पार्ट याद हैं, इनमें क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, तो आप इज़िली इनकी पूरी थ्योरी बता सकते हो मुँह ज़बानी, ठीक है? तो अब आपको जहाँ पे दिक्कत आए, आप मुझे मैसेज करो ग्रुप में बेटा, और पूछ लो कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर लिसनिंग।